काउंटिंग शुरू हो गई है और अब से कुछ मिनट बाद देश को नया उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। इस तरह की सूचना संसद भवन परिसर से आ रही है, जहां राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल सीपी मोदी, उनकी जो अध्यक्षता में रिटर्निंग अफसर उनको बनाया गया, पीसी मोदी, माफ करिएगा, पीसी मोदी को रिटर्निंग अफसर बनाया गया था चुनाव आयोग की तरफ से। उनके नेतृत्व में यह चुनाव हुआ है और 3 बजे तक ही लगभग 96-97% वोटरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था। यानी 770 सांसदों में से लगभग 750-55 सांसदों ने 3 बजे तक ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था। इस वक्त काउंटिंग चल रही है संसद भवन परिसर में। वसुधा हॉल जो था, जहां पर वोटिंग हुई थी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 बजे अपने मताधिकार का सबसे पहले प्रयोग किया था, उसके बाद तमाम सांसद पक्ष के और विपक्ष के उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। कांग्रेस की तरफ से एक दावा किया गया है कि टोटल 315 वोटर उनके थे और सभी 315 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए थे। यानी अभी से इंडिया गठबंधन यह प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि उसके सारे वोटर इंटैक्ट थे, लेकिन जब काउंटिंग हो जाएगी तब पता चलेगा कि जीत का मार्जिन क्या है। जो सूत्रों की जानकारी है, बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि 100 से ज्यादा मार्जिन है, 115 के आसपास का मार्जिन है और कांग्रेस पार्टी का यह दावा है कि यह मार्जिन सबसे कम है। अगर पिछले 2 चुनावों को आप देखें, अगर आप जगदीप धनखड़ का जब चुनाव हुआ था 346 वोटों से वो चुनाव जीते थे, इतिहास की सबसे बड़ी जीत उनकी हुई थी। उसके पहले वेंकैया नायडू 272 वोटों से चुनाव जीते थे। लेकिन ये जो मार्जिन है जीत की, वो कम होने वाली जरूर है, लेकिन एनडीए ही अपना उपराष्ट्रपति बनाएगा। कंटेस्ट हुआ, कंटेस्ट अच्छा खासा हुआ, लेकिन जो जीत और हार का अंतर है वो लगभग 100 से ज्यादा है। यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से तमाम कोशिश की गई। एक कार्ड ये खेला गया, साउथ बनाम साउथ, यानी जिस तरह से स्टालिन को मुश्किल में डाला एनडीए ने, वहां से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार देकर, उसके बाद इंडिया गठबंधन ने भी मुश्किल में डाला चंद्रबाबू नायडू को, जगनमोहन रेड्डी को और तीसरे के चंद्रशेखर राव की पार्टी को। कोशिश यह की गई कि वहां के लोकल व्यक्ति को अगर हम उम्मीदवार बना देते हैं तो उन पार्टियों के ऊपर दबाव बनेगा, क्षेत्र के उनके हैं, उनके यहां पैदा हुए हैं, पले बढ़े हैं, उनको वोट आखिर कैसे न करें। क्योंकि आपको याद होगा जब तृणमूल कांग्रेस को मुश्किल इसी तरह से पड़ी थी, जब प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था, उस समय ममता बनर्जी ने मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर के और तमाम अन्य दलों के साथ मिलकर के एक अन्य कैंडिडेट देने की बात कही थी। लेकिन जैसे ही प्रणब मुखर्जी का नाम घोषित हुआ, मुश्किल में पड़ गई ममता बनर्जी और क्षेत्रवाद के नाम पर, बंगाल का बेटा होने के नाम पर उनको समर्थन करना पड़ा प्रणब मुखर्जी का। इसी रणनीति के तहत बीजेपी ने भी सीपी राधाकृष्णन का नाम आगे किया था, क्योंकि वो तमिलनाडु से हैं और स्टालिन जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस के घटक दल हैं, उनके समर्थक हैं। तो उनके सामने एक ऐसी तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई कि वो न उगल पाए न निगल पाए, इधर जाएं कि उधर जाएं, लेकिन फिर भी स्टालिन ने तय किया कि वो इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे। उसी तरह से इंडिया गठबंधन ने जब अपना उम्मीदवार दिया था, तब आंध्रा, संयुक्त आंध्रा की तरफ से, आज तेलंगाना अलग राज्य है, लेकिन तब संयुक्त आंध्रा में जन्मे सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया, ताकि 3 जो बड़े दल हैं वो पशुपेश में पड़ जाएं, धर्म संकट में पड़ जाएं। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखिए तो जगनमोहन रेड्डी ने साफ तौर पर एनडीए का जो है वो समर्थन कर दिया और चंद्रशेखर राव की पार्टी ने पोल में हिस्सा नहीं लेने का ऐलान, एब्सटेन करने का ऐलान कर दिया और बीजेडी ने भी एब्सटेन करने का ऐलान कर दिया। तो कुल मिलाकर के इस वक्त जो काउंटिंग चल रही है अंतिम चरण में है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, दोनों उम्मीदवारों को कितने मत मिले अब से कुछ देर बाद साफ हो जाएगा, लेकिन इतना तय है और लगभग साफ है तस्वीर, सुनिश्चित है ये कि सीपी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। दावा और आंकड़ा दोनों तरफ से सामने आ रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के लोगों से भी अगर बात करेंगे तो वो अब चुनाव जब तक संपन्न नहीं होगा तब तक वो कह रहे थे हम चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए लड़ रहे हैं, हम एक अच्छी फाइट दे रहे हैं, हम आइडियोलॉजिकल वार लड़ रहे हैं। लेकिन अब जब मतदान की प्रक्रिया खत्म हो गई है तो इंडिया गठबंधन के लोग भी दबी जुबान से मान रहे हैं कि जीत और हार का अंतर लगभग 100 वोटों का है। तो ये एक ऐतिहासिक पल होगा बीजेपी के लिए भी, क्योंकि उन्होंने अपने काडर को चुना है। तमाम दबाव थे, गठबंधन की सरकार थी, तो एक तरह से ये उनके ऊपर दबाव था कि वो तेलुगु देशम पार्टी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो जो उनको समर्थन दे रहे हैं तमाम दल, उनमें से किसी एक के उपराष्ट्रपति बना दें। लेकिन बीजेपी ने यह तय किया कि हम अपने काडर को बनाएंगे। सिर्फ बीजेपी के ही नहीं, संघ की पृष्ठभूमि के व्यक्ति को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित करेंगे और उसके बाद उनको जितवाएंगे भी। गठबंधन धर्म की राजनीति में अपने काडर को, संघ के काडर को इतने अच्छे तरीके से, अच्छी मार्जिन से जितवा देने के लिए बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। राजनाथ सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वो सीपी राधाकृष्णन को भारी मतों से जिताएं और इसके लिए उन्होंने तमाम सांसदों से बात की, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से बात की, कंसेंसस बनाने की कोशिश की। लेकिन कांग्रेस का यह कहना था कि अगर संघ की पृष्ठभूमि से नहीं होते सीपी राधाकृष्णन तो संभवतः वो समर्थन देने पर विचार कर सकते थे। लेकिन चूंकि ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई और राहुल गांधी लगातार आरएसएस के खिलाफ बोलते रहे, आरएसएस के खिलाफ बोलने पर तमाम मामले कोर्ट में उनके खिलाफ चल रहे हैं, फिर भी उन्होंने बोलना नहीं छोड़ा है। तो ये आइडियोलॉजिकल वार था, एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी और
कांग्रेस और पूरा विपक्ष ये चाहता था कि अगर हम मैदान छोड़ के चले जाएंगे तो बीजेपी पहले से ही हल्ला मचाने लगी कि देखिए तो चुनाव लड़ ही नहीं सकते, इतने कमजोर हैं कि एक कैंडिडेट नहीं दे सकते, इनको कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला, ये चुनाव क्या लड़ेंगे बिहार का। तो इस वजह से एक वैचारिक जो मतभेद था दोनों गठबंधनों के बीच, उसके मद्देनजर इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार उतारा। क्या उनको नहीं पता था संख्या बल उनके साथ नहीं है? उनको पता था। उनको यह भी पता था कि इतने भारी क्रॉस वोटिंग नहीं हो सकती। उनको यह पता था कि जो मौजूदा सरकार है उसके जो गठबंधन के सहयोगी उनके पास स्पष्ट बहुमत है, 400 से ज्यादा, लगभग 425 वोट उनके पास हैं। 324 का दावा इंडिया गठबंधन कर रहा था, जबकि 315 वोटर ही उनके मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेने संसद भवन पहुंचे थे। तो इस प्रक्रिया के बीच समूचा विपक्ष इकट्ठा रहा। जयराम रमेश ने एक ट्वीट करके यह दावा किया कि 315 सदस्य उनके थे और सभी 315 संसद भवन पहुंचे, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बड़ा सवाल यह है कि इसकी जीत हार के मायने क्या है, राजनीतिक मायने क्या है। देखिए, एक बात तो तय है कि एनडीए के उम्मीदवार भले ही उपराष्ट्रपति बन रहे हो, लेकिन जीत का मार्जिन लगातार घट रहा है। अगर आप देखिए तो वेंकैया नायडू, जैसे कि मैंने बताया, आप 272 वोटों से जीते थे, जगदीप धनखड़ 346 वोटों से, बड़ा मार्जिन है। और उसके बाद यह कहा गया था कि विपक्ष कहीं टिकता नहीं मोदी सरकार के सामने और बीजेपी के सामने। लेकिन अगर इस रिजल्ट को आप देखेंगे तो मुकाबला, अगर हम ये कहें कि कांटे का नहीं था, तो आसपास का जरूर कह सकते हैं, क्योंकि अगर 50 वोटर इधर उधर हो जाते तो खेल पलट जाता। लेकिन ऐसा न होना था और नहीं हुआ। विपक्ष अब तक, जब तक काउंटिंग शुरू नहीं हुई थी, तब तक तो जरूर ये दावे कर रहा था कि हम ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन बाद में उनको भी समझ में आ गया संख्या बल के सामने सबको नतमस्तक होना पड़ता है। और आपने वो फेमस स्पीच सुनी होगी अटल बिहारी वाजपेयी की सदन में, जब वो बहुमत नहीं का आंकड़ा नहीं जुटा पाए, तब उन्होंने कहा कि संख्या बल के सामने मैं सिर झुकाता हूं। संख्या बल के सामने लोकतंत्र में सिर झुकाना ही पड़ता है सबको। और वही बात इंडिया गठबंधन ने लगभग, अगर शब्दों का हेरफेर न करें, भाव को समझे, तो उन्होंने मान लिया है कि सीपी राधाकृष्णन देश के उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अब आगे क्या होगा, ऐसा लगता है कि जब रिजल्ट घोषित हो जाएगा, अभी थोड़ी देर बाद, कुछ मिनटों बाद ये रिजल्ट औपचारिक तौर पर सेक्रेटरी जनरल पीसी मोदी, जो राज्यसभा के हैं सेक्रेटरी जनरल, जो रिटर्निंग अफसर भी हैं, इस पूरे चुनाव प्रक्रिया की देखरेख वही कर रहे हैं, तो उनके नेतृत्व में काउंटिंग चल रही है। और जैसे रिजल्ट घोषित होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाढ़ पीड़ितों का जायजा लेने गए हैं, वहां से हिमाचल प्रदेश और पंजाब से अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। जैसे दिल्ली लौटेंगे, सूत्र ये बता रहे हैं कि वो नए उपराष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए जहां वो ठहरे हुए हैं, महाराष्ट्र सदन, वहां पर जाएंगे। इसके पहले जो तमाम केंद्रीय मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, कानून मंत्री हैं, तमाम जो मंत्री हैं, उनके जो एजेंट, पोलिंग एजेंट थे, काउंटिंग एजेंट थे, वो सब लोग तो उनका स्वागत करेंगे। लेकिन बाद में प्रधानमंत्री से तमाम जो डिग्नेटरीज हैं, बड़े मंत्री हैं, वो सब वहां पर पहुंचेंगे और कोशिश करेगा एनडीए ये दिखाने की कि देखिए, एक क्रूशियल चुनाव में हम जीते हैं। न सिर्फ जीते हैं, बल्कि वो ये बताने की कोशिश करें कि न सिर्फ हम जीते हैं, बल्कि अच्छी मार्जिन से जीते हैं। देखिए, इसके कई सियासी परिणाम होंगे। पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री और बीजेपी ये दावा करेंगे कि जो एनडीए के घटक दल हैं वो इंटैक्ट है, एक साथ है, एकजुट है। बीच बीच में जो खबरें आती हैं कि चंद्रबाबू नायडू पाला छोड़ सकते हैं, कभी नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, ये खबरें निराधार हैं। ये साबित करने के लिए पूरी ताकत लगा देगा एनडीए इस जीत के बाद। दूसरी बात इसके बाद क्या है कि बिहार में चुनाव है। बिहार में चुनाव के पहले अगर एनडीए के वोट कम हो जाते या एनडीए चुनाव में कोई एक तरह से रिजल्ट उनके मुखालफत में आ जाते, खिलाफ आ जाते, तो भी इंडिया गठबंधन को एक बड़ी मजबूती मिल जाती, जैसा कि नहीं हुआ। और खुद प्रधानमंत्री ने जो 2 दिन की कार्यशाला चली थी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सांसदों की, उसमें उन्होंने कहा था एक एक वोट कीमती है, सबको आपको मनाना है, सबको आपसे बात करनी है, सबसे आपको तारुफ रखना है और उनको अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करना है, मनाना है। आपको पता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता। व्हिप का मतलब क्या है? व्हिप का मतलब यह है कि आप किसी एक संसद सदस्य हैं, किसी दल के सिंबल पर चुने गए हैं, तो उस दल की विचारधारा से आप बंधे होते हैं। संसद में उस दल ने जो रुख अपनाया किसी बिल पर या किसी मुद्दे पर, उसके साथ आपको रहना होता है। अगर आप उसकी मुखालफत करते हैं या विपरीत दिशा में जाते हैं, तो आपकी संसद सदस्यता जा सकती है। आपके खिलाफ शिकायत करेगा चीफ व्हिप और आपको अपनी सदस्यता गंवानी पड़ेगी। लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता और इसीलिए अंतरात्मा की आवाज की बात है, इंदिरा गांधी ने किस तरह से वीवी गिरी को बनवा लिया था उपराष्ट्रपति, ये आपने सबने इतिहास के पन्नों में दर्ज है, हमने देखा है, समझा है, जाना है। और कुछ उसी तरह का संकेत देने की कोशिश कर रहा था विपक्ष, लेकिन वो हो न पाया। ये कब नहीं होता? ये तब नहीं होता है जब सामने आपके नेतृत्व बेहद शक्तिशाली है, वो नेतृत्व बेहद सजग है, वो नेतृत्व बेहद संगठित है। जब सामने लीडरशिप संगठित होती है, सक्षम नेतृत्व होता है, तो उससे पार पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे इंदिरा गांधी की जो शक्ति थी, जो उनकी ताकत